हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। आप सबकी बहुत भारी डिमांड आ रही थी, जो कि है आपका सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, है ना। एप्लीकेशन पे आपने ढेर सारे लेक्चर्स अटेंड किए हमारे वेल्डर ट्रेड के लिए, वेल्डिंग से संबंधित फिटर ट्रेड के भी। तो ये जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग होने वाली है आपकी क्लास, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये वो ट्रेड वाले भी देख सकते हैं, जैसे वेल्डर। वेल्डर वाले भी ये चैप्टर देख सकते हैं। इसके अलावा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और साथ में आरएसी, ये ट्रेड के जो बच्चे हैं, ये चैप्टर उनके सिलेबस में है, उनको पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे सोल्डरिंग की, देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ब्रेजिंग की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फुल कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड तैयारी करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका इसरो हो, चाहे आपका इसरो हो, ठीक है, चाहे वो आपका डीआरडीओ हो, चाहे आपका डीआरडीओ हो, चाहे आपका बार्क हो, चाहे किसी भी राज्य के आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई टीओ, या इसी को हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईओसीएल, ओएनजीसी, सेल, भेल, जहाँ भी यूपीआरवीएनएल, जहाँ भी आपके इन सारी ट्रेड की वैकेंसीज आती हैं और आपसे टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्लासेस यूज़फुल हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिट आईटीआई नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगे। तो दोस्त, सोल्डरिंग की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने वेल्डिंग पढ़ा था, है ना। तो वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की आपको वेल्डिंग देखने को मिलेगी। हालांकि आपके आईटीआई के सिलेबस में अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, लेकिन आप वेल्डिंग को मेमोराइज कर पाएँ, याद कर पाएँ एक बार में, इसके लिए मैंने आपको 3 क्लासीफाई में बताया था। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? ऑटोजीनियस। दूसरा क्या था हमारे पास? होमोजीनियस। और तीसरा क्या था आपका? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। इस वेल्डिंग को हम लोगों ने सॉलिड वेल्डिंग कहा था, इसको हमने लिक्विड बोला था, इसको हमने सॉलिड प्लस लिक्विड कहा था। इसी को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसी होमोजीनियस या फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत या लिक्विड वेल्डिंग के अंतर्गत आपने केमिकल और आर्क, ये 2 वेल्डिंग देखा। केमिकल में आपने गैस देखा और आपने क्या देखा? थर्मिट देखा, है ना, क्योंकि गैस में भी आप रासायनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं और थर्मिट वेल्डिंग में भी। डिटेल में लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर के देखना आप लोग। आर्क में आप लोगों ने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, है ना, जीएमएडब्ल्यू, ये सारी वेल्डिंग आपने देखा। टिग देखा आपने, मिग देखा, है ना, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग आपने आर्क वेल्डिंग में पढ़ा। सॉलिड वेल्डिंग में हमने आपको फ्रिक्शन फोर्ज, इस टाइप की वेल्डिंग बताया। ये सब पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से। फ्रिक्शन फोर्ज, अल्ट्रासोनिक, है ना, एक्सप्लोजिव, डिफ्यूजन, ये सारी वेल्डिंग हम लोगों ने पढ़ा। अब जो आज का चैप्टर होने वाला है वो इधर वाला पार्ट, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो चैप्टर है आपका हेट्रोजीनियस है, जिसको हम लोग सॉलिड प्लस लिक्विड बोलते हैं। और इसमें जो आपका आता है, एक तो आता है आपका सोल्डरिंग, एक आता है आपका ब्रेजिंग, एक तीसरा भी इसमें कभी कभी पूछ लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग, क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोल्डरिंग पढ़ लेंगे और ब्रेजिंग पढ़ लेंगे। एडहेसिव बॉन्डिंग के बारे में मैंने जब वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, जब हमने वेल्डिंग स्टार्ट किया था, तब उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सोल्डरिंग के बारे में अगर अब पूछा जाए कि सोल्डरिंग क्या है, तो सोल्डरिंग क्या है? वेल्डिंग का ही एक भाग होता है, जिसमें हमको 2 या 2 से अधिक धातुओं को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और यह एक प्रकार की हेट्रोजीनियस वेल्डिंग है, जिसको हम लोग सॉलिड और लिक्विड वेल्डिंग भी कहते हैं, है ना। सॉलिड प्लस लिक्विड वेल्डिंग कहते हैं, यानी कि ठोस और द्रव वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसको हेट्रोजीनियस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सोल्डरिंग को। तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग सोल्डरिंग,
सोल्डरिंग। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। जो जो पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल याद रहना चाहिए। कहानी नहीं रहेगी, तथ्यों पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा पे बात करेंगे, लेकिन वहां से सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक धातु को या दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। दो या दो से अधिक, है ना, अधिक पार्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ये तो हो गई क्या आपकी वेल्डिंग वाली ही परिभाषा हो गई, क्योंकि वेल्डिंग के अंतर्गत ही क्लासिफिकेशन आ रहा है आपका सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। लेकिन सोल्डरिंग के बारे में आप अगर एक इंपॉर्टेंट तथ्य जाने, वेल्डिंग से इतर, वेल्डिंग से अलग, तो क्या है सोल्डरिंग? क्या है? एक कच्चा टांका है। क्या है ये? क्या है दोस्त? कच्चा टांका है, ये पूछा जाता है। कच्चा टांका है। अब कच्चा टांका है, इसका मतलब क्या है कि जब भी वाइब्रेशन होगा आपके जोड़ पे, वाइब्रेशन होने पर यह जोड़ खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है, जाता है। या इसी को अन्य शब्दों में हम लोग कहें तो बहुत हैवी लोड को ये बियर नहीं कर सकता, है ना। हैवी लोड को, लोड को सहन नहीं कर सकता। ये मोटे मोटे तौर पे आप जानते रहिए, यहां से आपके एक दो सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि कच्चा टांका वाइब्रेशन नहीं सह सकता, हैवी लोड नहीं सहन कर सकता। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बन सकते हैं। बाकी दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी सोल्डरिंग कहलाती है। अब देखिए, सोल्डरिंग में आप बार बार देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक धातु को जोड़ा जा रहा है। तो जैसे हमने वेल्डिंग में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक धातु को जोड़ने के लिए हमको फिलर मेटल की जरूरत पड़ती है, फिलर रॉड की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमको यहां पर भी किसकी जरूरत पड़ती है? फिलर धातु की जरूरत पड़ती है। धातु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है ना। फिलर धातु की आवश्यकता होती है। जो फिलर धातु क्या है? आपका सोल्डर है। अब सोल्डरिंग नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि सोल्डर का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? जॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, जोड़ बना रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस प्रक्रिया में, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपका बेस मेटल कभी पिघलेगा नहीं। बेस मेटल नेवर फ्यूज या मेल्ट। कहने का मतलब क्या है? मूल धातु सॉलिड स्टेट में ही रहती है, रहेगी, है ना। फिलर मेटल पिघलता है, फिलर रॉड मेल्ट कर जाती है। अब आपको समझ में आया कि क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्यों लिखा था सॉलिड प्लस लिक्विड। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में कौन रहेगा? आपका बेस मेटल रहेगा, मूल धातु जिसकी वेल्डिंग करनी है। और साथ ही साथ फिलर रॉड जो होगा आपका दोस्त, वो किस में कर जाएगा? वो मेल्ट कर जाएगा, वो फ्यूज कर जाएगा। तो फिलर रॉड हो जाएगा लिक्विड, और सॉलिड क्या रह जाएगा? आपका बेस मेटल रह जाएगा, ठीक है। अब जो सोल्डर होगा, जो सोल्डरिंग का टेम्परेचर होगा, वो हमेशा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहेगा? नीचे रहेगा, है ना। इसका टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर किसके अंदर नीचे वैरी करेगा? आपका हमेशा वैरी करेगा आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये जो सोल्डर है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, जो सोल्डर है बनेगा कैसे? लेड और टिन को मिला करके बनता है सोल्डर, जो है लेड और टिन, है ना। लेड और टिन जो पार्ट्स हैं, है ना, दो क्या हैं? धातुएं हैं, उनसे मिल करके क्या बनता है आपका? उनसे मिल करके बनता है आपका सोल्डर। अब देखिए, जो आपका ये सोल्डर होता है, एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि सोल्डर, सोल्डर किससे मिलके बन रहा है? लेड प्लस टिन।
अब इसके पीछे की कक्षा में मैंने बताया था कि जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 327, और टिन का कितना होता है 232, है ना। टिन का कितना होता है 232 और इसका कितना होता है 327, ये मैंने बताया था ना। अब देखिए 327 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 232 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में इन दोनों मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले हम लोग ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं, इन दोनों मैटर को मिलाते हैं, पदार्थों को हम लोग मिलाते हैं, और मिलने के बाद हमारा क्या बनता है, शोल्डर बनता है। क्लियर है, क्या बनता है हमारा दोस्त, शोल्डर बनता है। अब देखिए इस शोल्डर की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो कितनी होगी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेल्टिंग पॉइंट। जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट नई तैयार होगी वो कितना तैयार होगा आपका, 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट में अगर हमको क्या करना है, घटाना है, या इसका मेल्टिंग पॉइंट हमको बढ़ाना है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर पाए और मेल्ट ना करे, कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाए, तो उसके लिए हमारे पास दो मेटल होते हैं। इस पूरे के पूरे सोल्डर में दो मेटल हम लोग मिलाते हैं, दो हम लोग मटेरियल मिलाते हैं। एक तो है आपका एंटीमनी, एंटीमनी, दूसरा है आपका बिस्मथ, बिस्मिथ। देखिए जब आप बिस्मिथ की क्वालिटी क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। जब आप एंटी मनी ऐड करेंगे, इसका एरो देखिए, जब आप एंटी मनी ऐड करेंगे, यानी कि एंटी मनी किसी भी सोल्डर में आप क्या कर रहे हैं, एंटी मनी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, गलन बिंदु, है ना, यानी कि उस मेटल पर ये लिक्विड में बदल जा रहा है। तो यानी कि इस सोल्डर में पूरे के पूरे सोल्डर के मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी मनी और बिस्मिथ मिलाकर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और फिलर मेटल के रूप में ही यूज किया जाएगा आपका क्या, सोल्डर। और इस सोल्डर, इस फिलर धातु का यूज करने की वजह से जिस भी टेक्निक का हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डर से जोड़ने की प्रक्रिया को ही सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है। तो सोल्डर, सोल्डरिंग किससे नाम पड़ा है, आपके फिलर धातु से पड़ा है। अब देखिए जो सबसे मैक्सिमम यूज किया जाने वाला जो सोल्डर है, सोल्डर है वो क्या है, 6337 को पूछा जाता है। ये कितना है आपका, 6337। अभी 6337 सोल्डर क्या है, 50-50 सोल्डर भी आता है ना, अलग अलग प्रकार के सोल्डर आते हैं। लेकिन 6337 का मतलब ये है कि 63% जो है आपका टिन है ना, और 37% आपका क्या है, लेड है। 37% आपका क्या है, लेड है। ये सबसे मैक्सिमम यूज किया जाएगा, है ना। मैक्सिमम यूज किया जाने वाला जो सोल्डर है, मैक्सिमम यूज किया जाने वाला जो सोल्डर है, आपका नोट्स आपको मिल जाएगी, आप समझते चलिएगा यहाँ पे इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, अब जो इसका मेल्टिंग पॉइंट नया बना जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं 6337 वाला सोल्डर, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 96 से 255 के बीच में। कहाँ के बीच में, 96 से 255 के बीच में। तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहीं ये वैरी करता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए सोल्डर हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से पूरे की पूरी पार्ट्स पर क्या हो सके, वितरित हो सके, है ना, संपूर्ण भाग पर क्या हो सके, वो आपस में जाकर के मिल सके, चिपक सके, यानी कि एडेशन फोर्स उसका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका सोल्डर होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेस मेटल से हमेशा कम होगा, क्योंकि हमारी फिर सोल्डरिंग की जो थ्योरी है, सोल्डरिंग की जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने बताया कि बेस मेटल तो आपको पिघलेगा नहीं, पिघलेगा आपका सिर्फ फिलर मेटल, तभी तो आपका सॉलिड प्लस लिक्विड बन पाएगा। तो इस कंडीशन में यही हो सकता है कि आपका सोल्डरिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको भी आप नोट करके लिखेंगे, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए बेस मेटल के, बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से, है ना। बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, यानी कि बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बेस मेटल हमारा पिघले ही ना, ऐसी कंडीशन में आ जाए तब। अब देखिए जो आपका सोल्डर होगा वो सोल्डर हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा, एक तो आता है आपका हार्ड सोल्डर, एक आता है आपका सॉफ्ट सोल्डर, है ना, जिसको हम लोग कच्चा टांका और पक्का टांका के नाम से भी जानते हैं। सोल्डर, एक क्या है आपके पास, हार्ड सोल्डर, और एक क्या है आपके पास, सॉफ्ट सोल्डर।
बता रही है। सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, पक्का टांका बोलेंगे, और सॉफ्ट सोल्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, कच्चा टांका। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है, एक बात तो समझ में आ रहा है कि हार्ड सोल्डर जो होगा वो जबरदस्त होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा, है ना, यानी कि वो तगड़ा होगा, हैवी सेक्शन के लिए होगा, मोटी मोटी धातुओं की अगर सोल्डरिंग करनी है आपको, उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, हार्ड सोल्डर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सोल्डर तो हो गया आपका फिलर मेटल। फिलर मेटल के साथ जैसे हम लोग वेल्डिंग में क्या यूज करते थे, फ्लक्स। फ्लक्स का काम क्या होता था कि बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, और साथ में, है ना, किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उन सब के कंटेमिनेशन से क्या करना, वेल्डिंग बीड को बचाना। उसी प्रकार से जब सोल्डर आप यूज करेंगे, जब आप सोल्डरिंग करेंगे, उस कंडीशन में भी आपको फ्लक्स का प्रयोग करना है, और वहां भी फ्लक्स का वही काम होगा जो काम आपका वेल्डिंग में फ्लक्स का था, है ना। तो यहाँ पे जो आप फ्लक्स लेंगे हार्ड सोल्डर के साथ, ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, बोरेक्स लेंगे, बोरेक्स फ्लक्स यूज करेंगे, फ्लक्स यूज करें। मतलब समझ में आया, फ्लक्स का यूज क्या है, सुहागा, है ना, मतलब सुहागा, बोरिक्स का मतलब क्या है, सुहागा। देखिए, आप लोग कई बार सोल्डरिंग किए होंगे, कुछ लोग तो किए ही होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास दो एल्युमिनियम के वायर है या दो कॉपर की पतली पतली वायर हैं, सिर्फ आप सोल्डर रॉड ले आ करके और उसको गर्म करके उसमें डालते हैं तो अलग ही रह जाता है, चिपकता नहीं है, वो छूट जाता है ना, ज्वाइंट अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता। क्यों नहीं क्रिएट हो पाता है, क्योंकि आपने फ्लक्स का प्रयोग किया नहीं, और बाहर की हवा क्या है उसको नुकसान कर दे रही है, आपकी सोल्डर क्या है, खराब कर दे रही है, और ज्वाइंट अच्छे से क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इससे बचाने के लिए जो हम लोग सुहागा, जो फ्लक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, बोरिक्स यानी कि सुहागा यूज करेंगे, किसमें, हार्ड सोल्डर में, ठीक है। वहीं पे अगर जब आप सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एज अ फ्लक्स क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे नौसादर। आगे मैं आपको पूरा एक चार्ट दूंगा जिसमें अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्लक्स यूज किए जाते हैं, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। लेकिन आगे देखेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। हार्ड सोल्डर का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हैवी सेक्शन के लिए आपको अगर सोल्डरिंग करनी है, बहुत ही मोटे, जैसे कि पीतल हो गया, लोहा हो गया, है ना, इस प्रकार की मोटी धातुओं को आपकी अगर वेल्डिंग करनी है, जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, इस प्रकार की मोटी धातुओं की, है ना, मोटी धातु की सोल्डरिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आप जो है वो प्रयोग करेंगे किसका, हार्ड सोल्डर का, ठीक है। अब देखिए, हार्ड सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हमेशा कितना होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा। एमपी मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब एमपीटीओ, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका 450 से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में जब आप सॉफ्ट सोल्डर वहीं पे यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 450 से नीचे हो जाएगा। लेकिन नीचे की रेंज भी आपसे पूछेगा तो कहां तक, जो पीछे मैंने बताया कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो 96 से नीचे तो आपको आना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप जब सॉफ्ट सोल्डर की तरफ बढ़ेंगे तो सॉफ्ट सोल्डर, जैसे कि मान चलिए कि आप कोई पतली सीट की आपको सोल्डरिंग करनी है, या कोई पतले पतले वायर हैं, जैसे कि आप एल्यूमिनियम कॉपर इन सब के वायर हैं, इनकी अगर आपको सोल्डरिंग करनी है, उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आप लोग कि जैसे पतली सीट, पतली सीट, पतले वायर, पतले तार आदि की सोल्डरिंग, है ना, आदि की सोल्डरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करेंगे। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 450 से ऊपर था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होगा मेरे दोस्त, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 96 से लेकर के 450 तक, यानी 450 से ऊपर नहीं जाना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहेंगे सर 450 तो ठीक है, 400 भी ठीक है, हम लोग इसको 96 तक लाएंगे कैसे, तो कैसे लाएंगे, टिन की मात्रा को आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टिन की मात्रा को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका कम होता जाएगा। अब आप कहेंगे सर टिन की मात्रा को क्यों बढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि दोस्त थोड़ा सा पीछे जाओ, और जहां पे हमने बताया था आपको कि लेड और टिन अलग अलग, इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आप देखेंगे तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 है, यानी कि टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, और टिन की मात्रा जब हम लोग इसमें बढ़ाते चले जाएंगे ऑलरेडी, तो टिन का तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता ही है
है ना। तो उस कंडीशन में आप 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मेल्टिंग पॉइंट आप अचीव कर सकते हैं सॉफ्ट सोल्डर में। अब सवाल ये भी बन सकता है आपका कि सर हार्ड सोल्डर जो बनता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किन किन पदार्थों को मिला करके हमारा हार्ड सोल्डर बनता है और किन किन पदार्थों को मिला करके हमारा सॉफ्ट सोल्डर बनता है। तो देखिए, अगर कॉपर जिंक टिन है ना, क्या है, अगर आपके पास कॉपर है प्लस जिंक है ना, प्लस आपके पास टिन है ना, इस प्रकार की अगर आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं, है ना, कॉपर जिंक टिन कैडमियम, है ना, कैडमियम और साथ में फॉस्फोरस, है ना, इस प्रकार का अगर आप इस प्रकार का अगर आप मटेरियल देख रहे हैं कि आपके किसी भी सोल्डर में ऐड हैं ये सारे मटेरियल, तो वो किस में आ जाएगा, आपका हार्ड सोल्डर में आ जाएगा, है ना। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, कैडमियम हो गया और साथ में फॉस्फोरस हो गया, ये सारे मटेरियल को मिला करके अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास बन करके तैयार होगा आपका हार्ड सोल्डर, है ना। वहीं पे सॉफ्ट सोल्डर की बात करें तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, LTZ, है ना, यानी कि लेड, टिन और जिंक, ये क्या है, मेन कंपोनेंट है ना। इसके साथ में आप कैडमियम मिला सकते हैं इसमें, ठीक है, एंटीमनी भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप क्या मिला सकते हैं, कैडमियम, है ना, साथ में एंटीमनी, एंटीमनी। अब देखिए, मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। तो ये है ना, LTZ यानी कि लेड, टिन और जिंक, कैडमियम और एंटीमनी, इन सब मटेरियल को मिला करके अगर आपका सोल्डर बनाया जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्त, वो आएगा आपका सॉफ्ट सोल्डर के अंतर्गत। तो हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर, कौन सा फ्लक्स, ये फ्लक्स सुहागा और नौसादर, साथ में किन किन मटेरियल के लिए हार्ड सोल्डर कहाँ पे आप प्रयोग करेंगे और कहाँ पे आप प्रयोग करेंगे सॉफ्ट सोल्डर का, इसके बारे में हमने देखा। अब हमारे पास, आपने सोल्डर पढ़ लिया, है ना। एक चार्ट में लास्ट में आपको लगा दूंगा, वो आपको पढ़ना है। अभी तो सोल्डरिंग आप काफ़ी बड़ा लेक्चर जाएगा, सोल्डरिंग होगा फिर ब्रेजिंग होगा, है ना, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर बने हैं जैसे कि आर्क गाउजिंग भी अभी बाकी है आपका। तो अब हमारे पास सोल्डर हमने पढ़ लिया। अब सोल्डर को कंप्लीट करने के लिए सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग यानी कि जॉइंट हमको क्रिएट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन की। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन। ये आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे हाथ में लिया रहता है सोल्डरिंग आयरन, है हमारे पास, लेकिन अभी असमर्थ हूँ मैं दिखाने में, पता नहीं कहाँ पे रखा है, ठीक है। इसके पीछे जब हमने कराया था, 2022 में पढ़ाया था बच्चों को, तो उस टाइम मैंने दिखाया भी था। तो देखिए, सोल्डरिंग आयरन क्या है, जिस औजार से, है ना, जिस औजार से गर्म करके आप सोल्डर को पिघलाते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जिस औजार से सोल्डर को पिघलाते हैं, पिघलाते हैं और बेस मेटल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। समझ में आया, वो मशीन जिससे आप सोल्डर पिघला रहे होते हैं, जिससे आप सोल्डर गला रहे होते हैं, बार बार आप देखे देखे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन के कुछ पार्ट हैं, कुछ भाग हैं। अगर हम आपको दिखाएं कि सोल्डरिंग आयरन है कैसी, हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, सोल्डरिंग आयरन, तो आपके सामने कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे सोल्डरिंग आयरन के।
चलिए, ये तब तक सर्च कर रहा है, तब तक हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स में क्या आता है। इसके पार्ट्स में एक तो होता है आपके पास कोर, एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका सैंक, और एक होता है आपका हैंडल, है ना। ये आ नहीं रहा है सर्चिंग में। चलिए, क्या क्या रहता है? कोर, हेड, सैंक और हैंडल। कोर क्या है? सबसे किनारे वाला भाग, किनारे वाला भाग। यही वाला भाग डायरेक्ट अटैक करता है किसको? सबसे आगे यही होता है और गर्म भी यही होता है ना। और यही भाग क्या करता है? सबसे ज्यादा अटैक करता है, डायरेक्ट अटैक करता है किसके पास? बेस मेटल के पास, या तो किसके पास? फिलर मेटल के पास, है ना। सबसे किनारे वाला भाग जो गर्म रहता है ना, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में किससे आता है? फिलर बेस मेटल के, बेस मेटल के। उसके बाद आता है आपका हेड। हेड क्या होता है? इसके जस्ट आगे का भाग क्या होता है? हेड होता है। हेड क्या होता है? अब फिगर तो लिखा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। हेड होता है। शैंक वाला भाग क्या होता है? जो आपका हैंडल होता है ना, जहां से आप हैंडल को पकड़ते हैं, उस हैंडल से लेकर के हेड और कोर को जोड़ने वाली जो पूरी लंबी रॉड होती है, वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं, है ना। तो देखिए, हैंडल और टिप के बीच, अब टिप बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब कोर हो गया, ठीक है। बीच का भाग क्या कहलाता है? आपका शैंक होता है। शैंक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक होता है। अब देखिए, इसको किस मटेरियल का हम लोग बनाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वही किसका बना होता है? ये आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। हेड और कोर किसका बना होगा आपका? वो बना होगा आपका कॉपर का। ये मटेरियल याद रखिएगा, कॉपर का बना होगा। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जो हेड बना होगा आपका, वो कॉपर का बना होगा। और जो आपका शैंक होगा, वो किसका बना होगा आपका? वो बना होगा आपका आयरन का, यानी कि लोहे का बना होता है। अब आ जाते हैं हम लोग हैंडल। हैंडल या तो होगी प्लास्टिक की, या तो होगी लकड़ी की। किसकी होगी? या तो प्लास्टिक, या किसकी होगी? लकड़ी की। और इसको हाथ से पकड़ा जाता है, जिससे कि हाथ में हम लोग जले ना, साथ में करंट का शॉक भी ना लगे। इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका? हैंडल का। अब देखिए, ये जो सोल्डरिंग आयरन है ना, इसको भी दो प्रकार से बांटा गया। अब आप कहेंगे सर कितनी बार बांटेंगे? जो हमने पीछे देखा भाई, वो उसके पार्ट्स के नाम थे, उसके भाग थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? सोल्डरिंग के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो एक हमारे पास आएगी मैकेनिकल सोल्डरिंग, मैकेनिकल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मशीन, है ना। और दूसरी हमारे पास क्या आएगी? इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मशीन। मैकेनिकल सोल्डरिंग का मतलब ये हो गया कि इस सोल्डर को हम लोग भट्ठी में गर्म करते हैं। किसमें? फर्नेस में। आपने देखा होगा कि अभी जो आप इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस सोल्डर को गर्म होना कंपलसरी है, तभी वो फिलर मेटल को भी पिघला पाएगा और तभी वो बेस मेटल को भी गर्म कर पाएगा। तो जो मैकेनिकल प्रकार की सोल्डरिंग बहुत पहले यूज की जाती थी, उसको हम लोग कहाँ पे गर्म करते थे? इसको हम लोग हीट देते थे, इसको हम लोग गर्म करते थे फर्नेस पर, फर्नेस में। फर्नेस का मतलब क्या हो गया? भट्ठी में। भट्टी में इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हैचेट नोक वाला, एक होता है वर्गाकार नोक वाला। कौन सा होता है? एक होता है आपका हैचेट, एक होता है आपका वर्गाकार, यानी स्क्वायर नोक, स्क्वायर नोज। कुछ नहीं पूछता है डायरेक्ट, सिर्फ इसमें ये पूछता है कि इसका नोक कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार। और इसका नोक कैसा होता है, तो वो होता है वर्गाकार। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका मैकेनिकल सोल्डरिंग हो गया।
इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग के बारे में हम लोग बात करें तो इसके लिए जो हीट मिलती है, इसको जो गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है हमको, वो पूरी की पूरी हीट कहाँ से लेता है? रेजिस्टेंस से लेता है। और वो कहाँ से मिलता है? आपका इलेक्ट्रिक से मिलता है ना, यानी कि विद्युत के माध्यम से इसको हम लोग क्या करते हैं? विद्युत प्रतिरोध से गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। पावर कंजम्पशन की बात करें तो भाई कितना पावर लेता है, तो देखिए दो प्रकार की आपके पास सोल्डरिंग मशीन आती हैं, एक मीडियम ड्यूटी आती है, एक हैवी ड्यूटी आती है। तो अगर आपका सोल्डरिंग 200 से 250 वाट कंज्यूम कर रहा है, 200 से 250 वाट अगर कंज्यूम कर रहा है, तो मीडियम में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, मीडियम में आ जाएगा। और अगर आपकी सोल्डरिंग मशीन क्या कर रही है, 250 वाट से 500 वाट तक का पावर कंजम्पशन कर रही है, तो किस में आ जाएगी? हैवी में आ जाएगी। यही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मशीन के प्रकार। अब आगे क्या है, डिटेल में क्या पढ़ना है? फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स मैंने पीछे बताया कि फ्लक्स का काम वही है जो आपकी वेल्डिंग में करता है। जैसे एक वायर का उदाहरण हमने बताया कि जब आप सिर्फ एक सिंपल वायर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में सोल्डरिंग मशीन से, तो सिर्फ सोल्डर की जो रॉड होती है उससे अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं एकांत में जाकर के चिपक गया, वो ज्वाइंट अच्छे से बन ही नहीं पाया, वायर कुछ देर बाद फिर से निकल गई। तो ये सारी समस्याएं आती हैं जिससे एयर, एटमॉस्फेयर, वायु का कंटेमिनेशन की वजह से जो दोष आते हैं सोल्डरिंग में, जो नुकसान होता है या जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको शेयर करूंगा, है ना, उसको आपको पढ़ना है। फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ पे? ब्रेजिंग पे। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, इंगेज रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको आगे की क्लास मिलेगी ही मिलेगी। और फुल कोर्स में अगर आप लोग नहीं हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो एप्लीकेशन है छोटा सा, डाउनलोड करो उसको, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे कंप्लीट लेक्चर देखो आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।